नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। बतानिए दोस्तों कि हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास, इस अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, भारत और चीन के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के साथ हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया है। बतानिए दोस्तों कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, अश्वघोष। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे अश्वघोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। बतानिए दोस्तों कि फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, थियोफ्रेस्टस को, फादर ऑफ बॉटनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे सन 1925 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बतानिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का शहर है सहारनपुर, यह किस लिए प्रसिद्ध है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां पे दोस्तों लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो कुटीर उद्योग और लकड़ी पर नक्काशी के लिए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कुटीर उद्योग में लकड़ी पर नक्काशी की जाती है। कहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20 वर्ष पूरे करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों बतानी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 20 वर्ष पूरा करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, मिताली राज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिताली राज दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 20 वर्ष पूरा कर चुकी हैं। आप लोग याद रखेंगे क्या नाम है, मिताली राज। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। बतानी है दोस्तों कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। बतानी है दोस्तों कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे फलों के उत्पादन से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो फलों के उत्पादन से, यानी कि फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वनस्पति घी का मतलब होता है डालडा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देखे होंगे डालडा, सुने भी होंगे। तो बतानिए दोस्तों कि डालडा बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति घी यानी कि डालडा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो
हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? बतानी है दोस्तों कि भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से किन्हें जाना जाता है। स्टंट क्वीन किन का उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाडिया। जी हाँ दोस्तों, नाडिया को स्टंट क्वीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी? बतानी है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1940 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए 1940 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे केंद्र की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या उत्तर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? दोस्तों पराध्वनि के बारे में इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि तरंगे उत्पन्न कर सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, पोरपोइसेस नामक जानवर दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि पराध्वनि तरंगे जो होती है, पराध्वनि तरंगे ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को कहा जाता है। कितना कितना दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की दोस्तों ध्वनि को क्या कहा जाता है? पराध्वनि कहा जाता है, पराध्वनि तरंगे कहा जाता है। इसे दोस्तों पराश्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, पराध्वनि तरंगे या पराश्रव्य तरंगे। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इस ध्वनि को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? पराध्वनि तरंगे कहा जाता है या पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और इस तरंग को दोस्तों कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, यानी कि इस तरंग को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये तरंगे हमारे कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। कौन सुन सकते हैं? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सभी फैक्ट्स को अच्छे से आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, राज्यसभा को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, राज्यसभा को कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यसभा को ही बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? बताने हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऊतक है जो पौधों को क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्क्लेरेनकाइमा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, इसलिए दोस्तों इसे दृढ़ ऊतक भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इसकी भित्तियाँ बहुत मोटी होती है दोस्तों।
इसकी भित्तियाँ जो होती है बहुत मोटी होती है और यह पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। आप लोग याद रखेंगे, क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि नारियल का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से ही बना होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, नारियल का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है और यह ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा ऊतक? तो स्क्लेरेनकाइमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, मेघालय में। जी हाँ दोस्तों, गारो नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, मेघालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? बतानी है दोस्तों कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे नरसिंह देव प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नरसिंह देव प्रथम ने दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों, आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। किसने निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बतानी है दोस्तों कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है क्या कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेवा जो एक मिट्टी का प्रकार है किस राज्य में पाई जाती है? बतानी है दोस्तों कि करेवा नामक मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। करेवा जो एक मिट्टी का प्रकार है किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों यह मिट्टी? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? बतानी है दोस्तों कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, मोसले ने। जी हाँ दोस्तों, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोसले ने किया था। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सन 1913 ईस्वी में परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने दोस्तों वर्गीकृत किया था। कब? तो 1913 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा भारत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा भारत। भारत है जो दोस्तों आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कितनी बार विजय हुआ है? तो 4 बार विजयी हुआ है। आप लोग याद रखेंगे अपना देश भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन द्वारा किया गया है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि गोवर्धन इको विलेज जो महाराष्ट्र में स्थित है, गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन द्वारा किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इस्कॉन। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन द्वारा किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे इस्कॉन संगठन के द्वारा किया गया है महाराष्ट्र में। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इस्कॉन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए,
साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।